हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है। 7th क्लास में हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और लेसन नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं, हमारी बदलती पृथ्वी। हमने पृथ्वी के बदलने का मतलब कैसे है, क्या पृथ्वी का रंग बदल गया, क्या पृथ्वी का रूप बदल गया, या पृथ्वी का स्ट्रक्चर बदल गया, या पृथ्वी के अंदर और बाह्य रूप से कुछ आपका जो फोर्स लग रहे हैं उनकी वजह से आपका चेंजेस हो रहे हैं, उसी इम्पैक्ट और इफेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सर जो चेंजेस हो रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल उनको देख रहे हैं। फिर हमने देखा हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, किसको स्थल मंडल, वही आपका भूपर्वती है, एथनोस्फेयर वगैरह, इनको हमने देख लिया। इलिप्स राउंड्स कैसा है, और हमने देख लिया फोर्स कितने प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ फोर्स हमने देखा। एंडोजेनिक, एस्ट्रोजेनिक जो फोर्सेस हैं उनको हमने आपका देख लिया, और इसको देखकर हमने एक एक करके आपका आपसे मतलब जो है बात करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए। तो अब हम पृथ्वी की गतियों को देख रहे थे। गतियों में कुछ आपके बैरियर हैं। बैरियर मतलब होता है कि कोई गति जा रही है उसको इफेक्ट कर दिया या किसी तरीके से उसको प्रभावित करें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप से। तो सबसे पहले हमने देखा था जो फोर्स थे इंटरनल, दूसरा फोर्स था एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ था जो अचानक बनते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, और जो आपका लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है। भूपटल मतलब भूपटल विरूपण, पटल मतलब होता है ऊपर का पार्ट, जब धीरे धीरे वो आपका प्रसार करता है, किसी जगह मिलता है, फिर कोई नया फॉर्मेशन हो जाए, जैसे फोल्डेड माउंटेन वगैरह बोलते हैं। जैसे यूरेशियन प्लेट आपके इंडियन प्लेट से टकराई और आपका धीरे धीरे वही टकराने की वजह से क्या हो गया, आपके जो है पर्वत का निर्माण हुआ। उसके बाद है बाह्य जनित बल, जैसे अपर्दन हो गया और आपका निक्षेपण हो गया। बहते हुए जल है, ये क्या करता है, अपर्दन, पवन अपर्दन होता है। समुद्री जो तरंग होती है, वेव्स होती है, वो अपर्दन करती हैं। और साथ ही में हिमनद जो होते हैं। तो ये सारी चीजें आपका अपर्दित रूप में हमको देखने के लिए क्लियर है। गॉट इट। देख लिया। चलिए, इतना आपने देखा, बात करी। अब फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे राग ऊपरपटी मेंटल क्रस्ट से निकलता है, मैग्मा ज्वालामुखी बाहर आता है। कितने बच्चों ने इसको देखा है? ठीक है, ये मुझे बताइए आप। चलिए, तो इसको हमने देख लिया आपका, और हमें समझ आया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कहां से ज्वालामुखी निकलता है, उसका उद्गम केंद्र क्या है, ठीक है, क्या उसका सेंट्रल पॉइंट है। इन सभी को हमने एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देखने का और जो है जानने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। फिर उसके बाद भूकंप का स्रोत कहाँ है, एपिसेंटर, अधिकेंद्र। ठीक, अधिकेंद्र मतलब जहां हमें महसूस किया गया, उद्गम केंद्र यानी कि जहां से भूकंप निकला। अब सपोज करो कि यहां से भूकंप का उद्गम हुआ और हमें धरती पर इस जगह पे महसूस हुआ या इस जगह पर या इस जगह पर, तो जिस जगह पर सबसे पहले महसूस होगा वो अधिकेंद्र होगा। ठीक, और जहां से निकला है वो उद्गम क्षेत्र, और जहां सबसे पहले महसूस हुआ उसी को कहेंगे अधिकेंद्र। जैसे इस वाले पिक्चर में, इमेज में कहा निकला है, यहाँ, इसको हमने क्या बोल दिया, अधिकेंद्र हमने इसको कह दिया। देख लिया। अच्छा, फिर मैंने आपको थोड़ा आगे बताने का प्रयास किया। इसमें कुछ वेव्स होती हैं, जैसे पी वेव्स जिनको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। एस वेव्स जिनको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। एल वेव्स जिनको हम कहते हैं आपका पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों को हमें ज्ञात करने और इन सबको देखने की बड़ी अच्छे से आदत है, और उनको हम एक एक करके देखते हैं। क्लियर है? तो ये हमने आपका इसमें जानने का प्रयास किया
कि कहां पर हमारा पी वेव्स है, कहां पर हमारी एस वेव्स हैं, कहां पर हमारी एल वेव्स हैं। क्लियर है? आप इसको बहुत अच्छे से, आप जब अपनी बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको बहुत स्पष्ट है ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि हमारा पी वेव्स का उद्गम जो होता है कहां से होता है, कैसे उनका एक्सपेंशन होता है। क्लियर है? कैसे वो लैंड पर आती हैं, कैसे वो सॉलिड लिक्विड गैस में चलती हैं। अब जैसे आप इसकी बात करेंगे पी वेव्स की, इस पी वेव में खास प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? ये ठोस में भी चल सकती है। क्लियर है? ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों जो स्टेजेस होते हैं उसमें चल सकती है। जबकि एस है ना, ये आपका ठोस में एंटर करते हुए गायब हो जाती है, यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो अलग मुड़ जाती है। क्लियर है? और ये जो एल वेव है ये केवल लैंड पर चलती है, यानी कि ऊपर चलती है लैंड के। यानी कि पी और एस एल वेव कहां चलती है? पी और एल ये आपका अंदर चलेंगी। एस जैसी बाहर जाएगी सरफेस पर, तो ये क्या करेगी? बाहर जाकर सरफेस पर आप देखते हैं कि बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, मकान टूट जाते हैं। क्लियर हो गया? ये सब इसकी ही वजह से होता है। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। अब उसके बाद हमने कल आपको बताया कि ऐसा एक आपका भूकंप जो है गुजरात का एक भुज सेक्टर है, भुज में आया था, डिस्ट्रिक्ट है भुज, और उसके बाद कैसे कैसे दिक्कतें हुई, कितने लोगों की डेथ हुई, कैसे उसमें चीजें हुई, इसको हमने पढ़ा। क्लियर है? तो इतना हम देख चुके थे। थोड़ा इससे आगे बढ़ रहे हैं और हम इसमें जानने का और जो और चीजें उनको देखेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, हम कैसे कह देते हैं कि भूकंप 6 रिएक्टर का है, हम कैसे बोल देते हैं कि भूकंप 2 रिएक्टर का है, हम कैसे कहते हैं भूकंप की जो आपका फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है, ये कैसे रेक्टिफाई करते हैं हम? बताइए। तो कोई तो उसका पैरामीटर होगा, कोई तो उसका मीटर होगा। भाई जिस प्रकार से हमको आपका फीवर होता है तो हम आपका अपना टेम्परेचर मापते हैं ना, बिजली को हम आपके मापते हैं तो वोल्ट और अमीटर में नापते हैं कितने एम्पेयर की है, कितने वॉट की बिजली आ रही है। इस तरीके से कोई ना कोई आपका मेजरमेंट होता है। हमारे बीपी फ्लक्चुएट करता है तो हम लोग आपका अपना जो है हार्ट बीपी कराते हैं कि भाई हमारा बीपी चेक करो, रक्तचाप कितना है। तो हर एक यूनिट होती है, हर एक आपका मेजरमेंट है जिसके हम द्वारा उन चीजों को मापते हैं। अब देखिए यहां माप रहे हैं भूकंप को, तो भूकंप को मापने के यंत्र से क्या आता है, यानी कि एक भूकंप मापी यंत्र है, सिस्टम है, उससे मापते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? भूकंप लेखी कहते हैं। यानी कि जो भूकंप का रिकॉर्ड रखता हो। और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिए कि रिएक्टर स्केल क्या है। तो हम रिएक्टर स्केल से क्या करते हैं? भूकंप को मापते हैं। तो अगर कभी प्रश्न बन जाए या कोई आपसे पूछ ले, लेकिन जरूरी नहीं कि हम लोग जो पढ़े वो हमें किताबों में पूछा जाए, हमारे पूरी जीवन में वो चीज काम आता है। क्लियर है? तो रिएक्टर स्केल किस लिए होता है? भूकंप की फ्रिक्वेंसी नापने के लिए, उसकी तीव्रता, कि भाई 4 रिएक्टर का था, 5 रिएक्टर का था, 3 रिएक्टर का था। और पृथ्वी में बहुत सारे भूकंप ऐसे आते हैं जो हमें महसूस भी नहीं होता। क्लियर है? जब रिएक्टर 5 के रिएक्टर को पार करेगा ना, तब हमको वो अलग दिखाई देता है कि हाँ भूकंप की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, अचानक छत का पंखा हिलने लगता है। क्लियर हो गया? और कभी कभी हाँ आपका टेबल पर रखा खाली ग्लास बजने लगता है। क्लियर है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये आपका भूकंप की वजह से होता है। अब देखिए, जिस भूकंप की आपका तीव्रता यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 2 रिएक्टर 0.2 की रिएक्टर या उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं होता, यानी कि हमको पता ही नहीं चलता कि भूकंप आया है। क्योंकि आप अब मान लीजिए, अब इतनी मोटी क्रस्ट है, ऐसे मानिए एग्जांपल के रूप में, उसके बीच में कहीं आया तो हमको क्या पता लगेगा? जब वो आपका एथोनोस्फीयर में टकराएगा, भूपर्पटी की तरफ आएगा, तब तो आपको मूवमेंट होगा ना, क्योंकि जो उसकी एल वेव से बाहर आएगी तभी तो हमको महसूस होगा। ठीक? तो भूकंप की तीव्रता 0.5, तो हम इस 0.5 को बोलते हैं 5 रिएक्टर। क्या कहते हैं? 5 रिएक्टर हो तो वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचती है, यानी कि 5 रिएक्टर पे हमको अच्छा खासा फील होता है कि हाँ भाई भूकंप आ रहा है। क्लियर है? और देखिए भूकंप की स्थिति है कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक रिएक्टर से हम 2 रिएक्टर स्केल की तरफ बढ़ रहे हैं नंबर में, तो यहां मान लीजिए आपकी 10 एनर्जी थी, जैसे मान लीजिए 1 एनर्जी थी, यहां जाते हुए ये नंबर क्या हो गया? 2 पर 10 हो गई, 3 बढ़ा, और यहां पर से कितना हो गया? आपका 100 हो गया, और 100 से कितना हो गया? आपका 1000 हो गया। यानी कि हर बार एक रिएक्टर स्केल पार करने में 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना उसकी इफिशियंसी एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए जितना हैवी रिएक्टर होता चला जाएगा, यानी कि स्केल जितना बढ़ता चला जाएगा, उतना ही वो विनाशकारी होता चला जाएगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? तो कितना होगा? 5.0 रिएक्टर में क्या होगा? आपको बहुत अच्छे से महसूस होगा और इफेक्ट और इम्पैक्ट दिखाई देंगे। जिस भूकंप में तीव्रता यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके आने का जो स्पीड है 0.6 आपका रिएक्टर हो जाए या अधिक, उससे अधिक हो जाए,
तो बहुत शक्तिशाली होता है। आप सोचिए, आपने कहा सर 5, यहाँ का 6, तो सर एक ही नंबर तो बढ़ा है, लेकिन एक नंबर नहीं बच्चों। अगर यहाँ एनर्जी आपका 1000 थी, तो अब इसका आप 10 टाइम कर लीजिए, तो कितना हो जाएगी? 10,000 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, 10,000। सोच के देखिए कितना इसमें आपका एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि जस्ट डबल नहीं होती, 10 टाइम्स हो जाती है, ये ध्यान रखना। और जिसकी फ्रिक्वेंसी 7 रिएक्टर की हो या उससे अधिक होती है, वहां सर्वाधिक शक्तिशाली समझाता है कि अगर 7 रिएक्टर का भूकंप आया तो मान लीजिए सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, क्लियर हो गया। और जैसे कि अहमदाबाद जैसे आपकी सिटी है, बेंगलोर सिटी है, कोलकाता वगैरह है, ठीक है। ये सारे जो हैं, आप इनको देखोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि यहाँ भूकंप रिएक्टर के जो आपके पैमाने हैं, आपका प्रॉपर आपका मेजरमेंट चलता रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। अगर गलती से 6 रिएक्टर का भूकंप पार कर गया, सब नीचे गिर जाएंगी, जो बड़ी बड़ी आपकी बहुमंजिला जो आपकी इमारत है। लेकिन हालांकि कभी ऐसा ना हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, क्योंकि वहां भूकंप आते हैं तो 4 साढ़े 4 रिएक्टर तक ही आते हैं। और जब हमारी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसको वेल प्लान होता है, ज्योग्राफर जो होते हैं तो वो आपका प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से बताते हैं कि भाई ये भूकंप वाला क्षेत्र है, इसलिए भूकंप को 5 पेटियों में बांटा हुआ है। क्लियर है कि भूकंप 1 में बेल्ट में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में या 5 में आता है, तो उसको उस हिसाब से रेक्टिफाई किया जाता है। क्लियर है। इसलिए पहाड़ में 3 मंजिला मकान बनाने के लिए आपका क्या होता है? बैन होता है, क्योंकि वहां जो आपका हिमालय क्षेत्र है वो अभी कैसी है? अनस्टेबल प्लेट है, वहां आपका भूकंप आना बड़ी कॉमन चीज है। अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन बताइए, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां सर्वाधिक भूकंप आते हैं? चलिए, कौन बच्चा बताएगा? ये क्वेश्चन भी ढूंढना है, साथ में इसमें कुछ पूछना है आपको, तो एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। बेटा पूछ लीजिए। देखिए, लग छोटा रहा है, लेकिन इसमें जो छुपी चीजें हैं वो बड़ी मतलब गहनता वाली चीजें हैं, डीपेस्ट चीजें हैं, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। मैं आपको सारा बता दिया, एक बेसिक जनरल आइडिया हमें होना चाहिए। ठीक है, जल्दी मुझे बताइए, सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आते हैं? देखिए, अब भूकंप आया है तो उसका हमको उसका बचाव भी करना है। बचाव कहां से करेंगे? जब हम उसकी प्री प्लानिंग करेंगे। अब मैं, जैसे कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि भूकंप का हमको पता नहीं होता, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके जो उसका प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। जैसे भूकंप के दौरान भूकंप का आश्रय सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे बढ़ जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए भूकंप आ रहा है, कुछ ना हो जाए, तो आप किया जैसे कि जो आपकी टेबल होती है उसके अंदर बढ़ जाइए। क्लियर हो गया? या कुछ ना मिले तो अपने सर के ऊपर कुछ रख लीजिए, ताकि कुछ अगर आपके ईंट पत्थर गिरे तो आपके सर को नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के अपने आप को कवर करना चाहिए। अगर कोई दीवार का अंदरूनी कोना मिल जाए, जैसे आप किचन की जो आप आपका ड्रॉर खोलते हैं, आप उसके अंदर घुस सकते हैं। इसमें दूर रहें आग वाले स्थान, आपका चिमनी के आसपास, टूटने वाली खिड़कियां, मिरर, इन सबसे दूर रहना। मान लो कहीं फ्रेम लग रहा है, वो टूट सकता है, उसका कांच आपको लग सकता है, दूर जाना चाहिए तुरंत उनसे, ऐसी जगह से। क्लियर है? पहले से तैयार रहें। आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं कि आपदा का सामना विश्वास से करें। यानी कि कुल मिलाकर है कि पैनिक ना होए, क्योंकि हम पैनिक होते हैं 1-2 सेकंड का अंतर आता है। आराम से, आराम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आराम कर रहे हैं, मतलब सोचें कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्विक फास्ट रिएक्शन होना चाहिए आपका कि अब भूकंप आ रहा है, सामने टेबल है, मेरे को उसके नीचे पाप के बढ़ जाना चाहिए और इस तरीके से मेरे को बैठना चाहिए, ताकि अगर मेरे सर के ऊपर कुछ गिरे तो हाथ मेरे उसको रोक ले। क्लियर है? तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है ना? तभी कुछ हो सकता है। ठीक, तो और बताइए मुझे, आप लोग समझदार बच्चे हैं, और कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं या कौन कौन से तरीके हो सकते हैं भूकंप के बचाव के? बताइए बेटा। शाबाश, बहुत अच्छे।
आगे बढ़ते हैं। आइए, अब कुछ मुख्य स्थल आकृतियां बनी हुई हैं, अब उनसे कुछ बनेगा तो हम पढ़ेंगे भी। अपक्षय और अपर्दन। देखिए, एक शब्द आता है, बहुत बार पड़ता है, अपक्षय, और होता है अपर्दन। अपक्षय का मतलब होता है, मैं समझाता हूं अच्छे से। ये कोई आपका प्लेट है ऊपर की, जब ये हल्की फुल्की टूट जाए, देखिए प्लेट है, आपने उसके ऊपर रब किया तो आपको कुछ उसके ना कुछ कण आपके हाथ में लग जाएंगे, बारीक बारीक से, खर खर सा आपको महसूस होगा। आप उसको रगड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये बिल्कुल सपाट चिकनी नहीं है, इसमें कुछ खर खर। तो वही खर खर, वही जो कुछ आपका आपको महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ टूट रहा, रगड़ लग रही है, वो किसी प्लेट पर जो आपका चिकना भाग था वो अचानक कैसे ऐसा हो गया, तो वो प्रोसेस है अपक्षय। जब वो खरकर या दाने टूटी हुई प्लेट या जो आपकी परत या किसी पर्वत पत्थर का पहाड़ का टुकड़ा, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, उसको कहते हैं अपर्दन। अपर्दन किसके माध्यम से होता है? जल के माध्यम से हो सकता है, पवन के माध्यम से हो सकता है, पवन यानी कि हवा के माध्यम से हो सकता है, कोई हिमनद ले जाए इसके माध्यम से हो सकता है। तो ये तीन ही माध्यम है। और हाँ, जल में आपका नदी वगैरह ये सब चीजें आ गई, इनके माध्यम से ये अपर्दन हो सकता है। ठीक, ये हमको ध्यान। तो अक्षय और अपर्दन का अंतर क्लियर हुआ। तो पृथ्वी की सतह सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य जल, पवन, हिम जैसे घटकों के माध्यम से क्षय को अपर्दन कहते हैं। क्षय किसी परत का मतलब किसी चट्टान का अपने स्थान पर टूट फूट जाना, यही क्षय है, और यही अपक्षय, एक ही बात है, चाहे तुम क्षय कह दो चाहे अपक्षय। ठीक, और ये कैसे होता है अपर्दन? वायु जल आदि के द्वारा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम धरातल के विभिन्न स्थल आकृति का निर्माण करता है। ठीक, ये हमको दिखाई देगा। अब है नदी के कार्य। अब कोई नदी आ गई तो उसका कुछ वर्क फंक्शंस हैं, जैसे भूदृश्य का अपर्दन, जब नदी किसी खड़े भाग वाले स्थान को अत्यधिक कठोर सैल को खड़े घाटी से गिराती है तो यह है आपका जल प्रपात बनाती है। क्या बनाती है? जल प्रपात। जैसे ये नीचे गिर रही है, तो ये जब पाप का नीचे गिर रहा है तो ये क्या बन रहा है? जल प्रपात। और इसके नीचे एक गड्ढा बन रहा है, उसको बोलते हैं गर्ती का, और ये हो गया वाटरफॉल। अब वाटरफॉल के बारे में आपको क्या समझाना, आप तो खुद देखते हैं पहाड़ों में इतना। देख लिया। तो ये वाला वाटरफॉल तुम्हारा वाले वाटरफॉल में क्या अंतर है? बड़े आसान है, जो कठोर चट्टान होगी वो नहीं कटेगी, जो मुलायम होगी वो कट जाएगी। ठीक, ये तो होता है। तो कठोर जो रॉक्स हैं वो कटती नहीं है, और जहां मुलायम होती है कट जाती है, तो उसी हिसाब से वो निशान ये बना लेती हैं, और आपको पता लगता है कि हाँ इस जगह पर कोई आपका वाटरफॉल हुआ होगा। ऐसे ही एक वाटरफॉल की जानकारी हमको मिलती है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, और सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा तो बड़ा सुंदर जलप्रपात है, तो दक्षिणी अमेरिकी देश है वेनेजुला। वेनेजुला का कैरो नदी पर आपका बनाते हैं एंजल जलप्रपात। इसमें कैरो नदी दी नहीं है, मुझे पता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंजल जलप्रपात तो वेनेजुला कंट्री में बनता है। एक बार दोबारा देखते हैं, कहां बनता है?
दक्षिणी अमेरिका, देश है वेनेजुला, नाम है एंजल जलप्रपात और कैरो नदी पर है। और वहीं उत्तरी अमेरिका में आपका कनाडा और यूएसए की जो सीमा पर आपका एक जलप्रपात है जिसको हम नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, ये एंजल जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बेजी और जिम्बेजी नदी पर एक आपका विक्टोरिया है। ठीक, ये आपको देखना है। ये 3 जलप्रपात है विश्व के सबसे ऊंचे। पहला एंजल, दूसरा नियाग्रा और तीसरा आपका क्या है, विक्टोरिया। ये जिम्बेजी और आपके जाम्बेजी नदी पर है। ये आपका नियाग्रा वाटरफॉल है, यूएस में पड़ता है, आपको नदी बतानी है। और इसमें जो है साउथ अमेरिका में जो है आपका वेनेजुला जो पड़ता है, जो कैरो रिवर है वहां पर पड़ता है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है इस लेक्चर को इतना ही करते हैं। एक बार घर से पढ़ के आइए और मुझे बताइए उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। उसी के बाद भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।